Hi everybody, I am Vikas Yadav. Welcome to your YouTube चैनल। आज के सेशन में हम जो रिसेंटली हाल ही में जो बैंक के जो एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं स्पेशली अर्थमेटिक के, और वो भी वेरिएबल बेस्ड, कैसे क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगानी चाहिए कि क्वेश्चन जल्द से जल्द 30 सेकंड या 50 सेकंड के अंदर निकल के आ जाए। तो अभी ये रिसेंट में पूछे गए थे हमारे, तो इनकी जो अप्रोच है, जो बेस्ट अप्रोच है, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। और क्यों हम एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन को किस ढंग से हमें पढ़ना चाहिए, कैसे हम क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये पहले आप इसको एक बार रीड करें और अपने आप से खुद से ट्राई करें। उसके बाद देखें मैं इसमें क्या अप्रोच रहती हैं जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। एग्ज़ाम में जो बैठने वाले जो एस्पायरेंट होते हैं वो कितनी जल्दी इनके आंसर निकालते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पर कुछ अर्थमेटिक के जो सवाल हैं स्पेशली उनकी यहाँ पर आज बहुत ही अच्छी अप्रोच बताऊँगा कि कैसे सवाल को हम सेकंडों में हल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। कोई आर्टिकल है, इसकी कॉस्ट प्राइस एक्स प्लस के 1000 है और इसको मार्क किया जाता है इस कितना 60% अबव। इसका जो सीपी है, इसका कॉस्ट प्राइस है उससे 60% अबव, और इस पर प्रॉफिट कमाया जाता है 1200 रुपये का। कब प्रॉफिट कब कमाया जाता है? जब डिस्काउंट दिया जाता है 12.5% का। और यदि जो कॉस्ट प्राइस है और आर्टिकल बी की कॉस्ट प्राइस इतनी है, आर्टिकल ए की इतनी है, और आर्टिकल बी का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 28.57% लेस देन है सेलिंग प्राइस से। आर्टिकल ए का जो सेलिंग प्राइस है उससे इतना कम है आर्टिकल बी का एसपी। और आर्टिकल ए की ये कॉस्ट प्राइस है, ये आर्टिकल बी की कॉस्ट प्राइस है। आर्टिकल ए पर डिस्काउंट 12.5% का दिया जाता है, तो 1200 रुपये उसको प्रॉफिट मिलता है। तो देखो, अभी आप क्या करोगे, पहले आप इसको उठाओगे एक्स प्लस के, इसका क्या है, ये ए का मार्क प्राइस है, फिर इस पर आप 60% जाओगे, फिर आर्टिकल बी का मार्क प्राइस उठाओगे। हमें ये कुछ नहीं करना है ऐसा। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में ये क्या क्या आ रहा है। 60% जो मार्क किया है इसके सीपी से किया है, तो सीपी पर 60% ऊपर जो मार्क करेगा उसको कहेंगे एमपी। तो मार्क प्राइस होता है, एमआरपी जो होता है वो आपका मार्क प्राइस होता है। तो जैसे 60% का मुझे फ्रैक्शन वैल्यू इसकी निकालेंगे, तो इसकी 60% को हम कैसे लिखते हैं, 3/5। तो मतलब मेरे को जो मेरा सीपी है वो कितना है 5, और इस पे जो एमआरपी है वो सीपी से 3 ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख लूँगा कि मेरे को पता चला कि मेरा सीपी 5 है और मेरा एमपी कितना है 5 और 3 8। अब यहाँ पर ये बात कर रहा है कि जब आर्टिकल ए पर 12.5% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कि 1/8, मतलब 8 पार्ट है, 8 में से 1 का डिस्काउंट दिया जाता है। तो जब 8 पे 1 का डिस्काउंट दिया जाएगा तो यहाँ पर हमारा जो एस पी निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, एक कम आएगा इससे, जो होगा 7। ये क्या है हमारा एस पी। ठीक है, अब जब हमें एस पी पता चल गया और हमारा सी पी 5 है और एस पी कितना है हमारा 7 है, कितना ज़्यादा है हमारा एस पी 2, और 2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है। अब पेन चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये हमें जो 2 की वैल्यू दे रखी है वो क्वेश्चन में दे रखी है 1200 रुपये। ठीक है, जब 1200 रुपये है 2 की, तो 1 की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर 600 रुपये। तो मुझे 600 पता चल गया, तो मैं यहाँ से अपना क्या निकाल लूँगा सीपी। सीपी कितना है मेरा 3000 रुपये। और हमारे जो क्वेश्चन में आर्टिकल ए का वो कितना है कॉस्ट प्राइस, वो है एक्स प्लस के 1000 रुपये। तो एक्स प्लस के 1000 रुपये बराबर ही तो आपका ये कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ से आपको आर्टिकल ए का क्या पता चला, ये अगर मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आती है 2000। जो 2000 निकल के आया है ये क्या है आर्टिकल ए का क्या है, ये
एक्स की वैल्यू निकल के आ गई जो आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस था एक्स प्लस के 1000। अब जब मुझे एक्स की वैल्यू पता चल गई तो मैं यहाँ से आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस निकाल लूँगा। एक्स की जगह पर अगर मैं कितना रखूँगा 2000 तो 2400 रुपये मिल जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि 28.57% का इसको आर्टिकल ए का जो सेलिंग प्राइस है उससे कम है। तो आर्टिकल ए का सेलिंग प्राइस क्या था 7 है और यहाँ पर ये 28.57%। इसको हम कैसे लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 2/7। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पता चला कि हमारा जो 7 है इसका सेलिंग प्राइस इससे 2 कम है। और जबकि यहाँ पर देखो ये भी सेम है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है आर्टिकल ए का वो 7 है और 7 से 2 कम है। तो मुझे यहाँ पर ये क्या पता चला, बी का सेलिंग प्राइस कितना है 5 है। ये क्या है एस पी है, किसका है ऑफ बी। बी का एस पी कितना है 5 है। तो 5 की वैल्यू मैं यहाँ कैसे निकालूंगा, क्वेश्चन में 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 क्या, जब 1 की वैल्यू 600 है तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 3000। तो अब आपको पता चल गया कि बी का सेलिंग प्राइस 3000 रुपये है और बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है। बी का जो कॉस्ट प्राइस है, बी का एस सी पी एक्स प्लस के 400। तो x की जगह पर मैं कितना रखूँगा 2000 प्लस के 400। तो कितना हो गया ये 2400 रुपये। अब आप बताओ जब 2400 रुपये की कोई चीज़ खरीद के और 3000 में उसको बेचा गया है तो कितना प्रॉफिट मिला 600 रुपये का। और वो 600 रुपये 2400 का कितना परसेंट है, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए और ये हो गया 6 चक 24 यानी 1/4। 1/4 होता है हमारा 25%। तो ये कितना हो गया हमारा 25% का यहाँ पर डिस्काउंट मिला। देखो मैंने क्वेश्चन को कितना इजी और कितने कैलकुलेशन को कितना आसान बनाया। सबसे पहले हमने क्या किया था कि 60% इसको उठाया, यहाँ से हमने सीपी और उसके आर्टिकल ए की एसपी निकाल ली। उसके बाद हमें यहाँ पर ये 1200 रुपये दिया हुआ था प्रॉफिट, यहाँ से एसपी और सीपी हमें जो एक्चुअल वैल्यू पता चल गई। फिर मैंने आर्टिकल बी को सीधा यहाँ से उठाया और मैंने क्या किया कि 28.257% लेस देन है आर्टिकल ए के सेलिंग प्राइस थे। तो यहाँ से मुझे आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस मिल गया और आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस मिल गया था जब मुझे एक्स की वैल्यू पता चल गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले आप इसको अपने आप से एक ट्राई दीजिए, उसके बाद देखना है इसको, वीडियो को पॉज कीजिए। अब देखो ये क्या कह रहा है कि 200 लीटर मिक्सचर है एक, और वो मिक्सचर किसका है डेटॉल और वाटर का, और उसमें रेशियो x-2 और x-3 है। और 40 लीटर इस मिक्सचर में क्या किया जाता है, लीटर से आउट किया जाता है, निकाला जाता है। और उसके बाद में 32 लीटर उसमें 32 लीटर वाटर ऐड कर दिया जाता है। तो डेटॉल और वाटर का रेशियो कितना हो जाता है 1:1 हो जाता है। तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इनिशियल मिक्सचर, तो प्रारंभ में कितनी मात्रा थी उसकी, वाटर की और डेटॉल की। तो यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है कि आपका डेटॉल, सॉरी ये डेटॉल और क्या है वाटर, इसमें डेटॉल कितना है आपका x-2 और वाटर कितना है x-3। टोटल मिक्सचर कितना है हमारा 200 लीटर। 200 लीटर में वाटर और डेटॉल है। अब ये कह रहा है कि जब इस मिक्सचर से टोटल मिक्सचर x-3 और इसमें से कितना निकाला गया 40 लीटर निकाल लिया गया। अब इसके बाद 40 लीटर निकालने के बाद फिर दोबारा इसमें ऐड कितना किया गया प्लस के 32 ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पर ये रेशियो कितना बन गया 1:1।
तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रही है कि जब मेरा टोटल 200 था और जब मैंने 200 में से 140 निकाल लिया, जब 200 में से 140 निकाल लिया तो कितना रह गया 160, और उसके बाद में ऐड कितना कर दिया 32, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर, टोटल आपको मिला यहाँ पर 192, 192 मिला। अब जब 1:1 है तो ये तो बात कन्फर्म है कि 96 यहाँ रहा होगा और 96 यहाँ रहा होगा, तभी ये 1:1 आएगा। अब लेकिन ये 96 रहा है यहाँ पर, जब इससे पहले इसमें 32 लीटर ऐड किया गया था तब ये 96 हुआ था। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कुछ जब 96 में ऐड नहीं किया गया होगा तो इससे पहले यहाँ पर ये क्या है, कुछ कम होगा। तो कितना होगा यहाँ पर, यहाँ पर ये कम होगा आपका, ये होगा आपका 64 और इधर तो आपका 96 होगा ये। तो 64 और 96 कितना हो गया ये, आप इसको काटे हुए किससे 32 से, तो ये 3 बार कट जाएगा और ये 32 से 2 बार। तो जब यहाँ पर 3:2 है तो इससे पहले भी यहाँ पर भी ये रेशियो क्या रहा होगा 3:2 रहा होगा, क्योंकि 3:2 का जब मिक्सचर है इसमें से 40 लीटर निकाला गया था, उसके बाद भी रेशियो तो 3:2 ही रहा था, 3:2। तो जब 3:2 हमें पता चल गया और हमारा टोटल क्या है 200 लीटर मिक्सचर है, तो जब 3:2, सॉरी यहाँ पर दूसरा कलर लेते हैं। अब जैसे यहाँ से मुझे पता चल गया कि 5 पार्ट बराबर है 200 के, तो यहाँ से 1 का कितना आ गया, 1 पार्ट आ गया 40, और हमारा 2 भाग क्या है वाटर है, तो वाटर कितना हो गया हमारा 40 दूनी 80, कितना आंसर आ गया आपका 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है विजय ट्रेवल्स करता है 360 किलोमीटर 15 आवर्स और उसकी स्पीड कितनी है x+4 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसने जब अपनी स्पीड को x+4/4 से बढ़ा दिया तो इसको टाइम लगा 22 आवर्स कम अपनी जर्नी को पूरा करने में। तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाई हिम टू कवर डिस्टेंस ऑफ 187 किलोमीटर एट द स्पीड x-22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चलो इसको पहले एक ट्राई दो, उसके बाद देखते हैं। देखो वैसे देखो आप इसकी एक सबसे बेस्ट अप्रोच है, जो आप अगर इसको सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए अब आपको ये पता है कि जब स्पीड बराबर क्या होता है, ये डिस्टेंस दी रखी है, तो आपका स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सॉरी टाइम जो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो समय बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो आपकी ये डिस्टेंस 187 है, तो आपको यहाँ पर ये तो पता है कि 187 अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये 11 और 17 के फैक्टर में टूटेगा, तो 11 × 17 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो 187 मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे ये तो बात कन्फर्म हो गई, या तो इसका आंसर 11 के मल्टीपल में आएगा या फिर 17 के। तो 17 देखो वैसे भी ऑप्शन में है नहीं, ओनली 11 है, तो यहाँ से सीधा भी डायरेक्ट आप आंसर कर सकते थे, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो एक सॉल्व करते हैं। अब वो कर रहा है जब 360 किलोमीटर कितने में कवर कर रहा है 15 आवर्स में, तो 360 किलोमीटर 15 आवर्स में कवर कर रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है इसको टाइम लग रहा है 360 अपॉन में 15 बराबर 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 24 घंटे। कितना टाइम लग रहा है, नहीं सॉरी इसकी ये 360 किलोमीटर ये इसकी क्या है डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है। 360 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में ये ट्रेवल करता है, तो इसकी चाल कितनी है 24 किलोमीटर
प्रति घंटा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इसमें जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, x+4। तो ये आपका 24 जो निकल के आया है वो क्या है, x+4 के बराबर है। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल जाएगी आपकी x बराबर 20 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जब मुझे x की वैल्यू पता चल गई यहाँ पर, अब ये कह रहा है कि जब वो x+4 और उसका 4y x+4 का 1/4 बढ़ा देता है अपनी स्पीड। अब उसकी स्पीड क्या है, अब आप क्या करोगे यहाँ पर कि 24 है उसकी स्पीड, अब इसका x+4, तो आपको यहाँ पर पता है कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पर 4 है। तो मैं 24 को 1/4 करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 1/6। हाँ, तो ये क्या कह रहा है अभी यहाँ पर कि जब अपनी स्पीड को ये कितना करता है, x+1/4 बढ़ा देता है। तो पहले इसकी स्पीड आप क्या करोगे कि आप जो एक्चुअल जो इसकी स्पीड है, आप x का 1/4 नहीं करके, हमें x+4 है इसकी स्पीड, तो हम 24 का 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, +6। तो ये इसकी स्पीड अब कितनी हो गई, जब 6 बढ़ गई तो अब वो इसकी स्पीड हो गई 30। न्यू स्पीड आपकी कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पर ये जब 360 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में कवर कर रहा था, तो इसकी स्पीड थी 24 किलोमीटर पर आवर। अब जब 360 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर पर आवर के कवर करेगा तो कितने घंटे लग रहे हैं इसको, यहाँ पर 12×36 12 घंटे। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जब स्पीड x+4 का 1/4 बढ़ा देता है तो इसको जो टाइम लगता है 22 आवर्स लेस कंप्लीट करने में, अपनी जर्नी को 22 घंटे कम लगते हैं। पहले इसको कितने टाइम लग रहा था, पहले इसको टाइम लग रहा था अब 15 घंटे, अब कितना टाइम लग रहा है इसको, अब ये लग रहा है इसको 12 घंटे। तो कितने घंटे कम लग रहे हैं अब यहाँ पर, 3 घंटे कम लग रहे हैं। तो ये 3 घंटे जो कम लग रहे हैं ये क्या है, बाई की वैल्यू है। बाई यहाँ पर पता चल गया 3 है, एक्स आपको पता चल गया कितना है, 20 है। तो हमें 187 किलोमीटर की दूरी को कितने से कवर करना है, x-22 यानी 20 - 17 के से। तो कितना हो गया ये, 17 से इसको काटूंगा तो 11 बार। तो इसका आंसर कितना आ गया, ये 11 घंटे। 11 घंटे क्या हो गया, कितना समय लगेगा इसको, 11 घंटे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है एक सेलर जब 900 केजी राइस और इसका जो एक पार्ट है वो सेल करता है x+ के 30% प्रॉफिट पर एंड रेस्ट x+ के 15% प्रॉफिट पर, और वो ओवरऑल कितना करता है, इफ़ ही गेंस x+ के 5% पूरे होल संपूर्ण यानी पूरी क्वांटिटी पर x+ के 4 पर, और एक पार्ट पर x+30, एक पर कर रहा है x+15। तो उस वाले पार्ट की क्वांटिटी बताओ जो x- के 15% के डिस्काउंट पर देखा है। तो जब इसमें देखो हम एलिगेशन लगाएंगे, तो एलिगेशन लगाते हैं तो पहला जो पार्ट है x+ के 30% के प्रॉफिट पर दे रहा है, ठीक है, और दूसरा x- के 15% के प्रॉफिट पर दे रहा है, और ओवरऑल वो क्या कर रहा है, x+ के 5% का उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। चलो अब इसमें एलिगेशन लगाते हैं। तो जब मैं x+30 में से x+5 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये 25। और जब x+5
में से हम x माइनस के 15 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, x प्लस 5 माइनस x प्लस 15, तो 15 और 5 कितने हो जाएंगे, 20। तो क्या हो गया यहाँ पर, इसको हम 5 से काटेंगे तो 4:5। अब ये क्या कह रहा है कि जो 5% वाले x प्लस के 15% के प्रॉफिट पर उसने कितना चावल बेचा। तो टोटल हमारा कितना है, 4 kg और 5, इसका 9 की वैल्यू कितनी है हमारे वहाँ पर, 9 की वैल्यू हमें दे रखी है 900 ग्राम। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 100, 1 की 100 हो जाएगी। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 kg। तो x प्लस के 15% के प्रॉफिट पर जो बेच रहा है वो कितना चावल बेच रहा है, 500 kg का। तो इसमें एलिगेशन लगाएंगे, तो आपने मिक्सचर और एलिगेशन को पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने ये मिक्सचर और एलिगेशन लगाया होगा। कोई यहाँ पर ये शॉर्टकट नहीं है, ये प्रॉपर मेथड है। जैसे कोई आपसे बोलता है कि एक मैंने आर्टिकल को 12% के प्रॉफिट पर बेचा, एक को मैंने 20% के प्रॉफिट पर बेचा, और ओवरऑल मैंने कितने का, सॉरी 18% मैंने मुनाफा कमाया। तो मिक्सचर और एलिगेशन लगाते हैं तो कैसे लगा देते हैं, 20 में से 18 गया तो 20, और 18 में से ये इधर 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो कितना हो गया, ये 1/3 का रेशियो आ गया। ये क्या आता है, नीचे उसकी जो क्वांटिटी होती है। तो यही जो मिक्सचर और एलिगेशन हमने यहाँ पर लगाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SICI का। तो यहाँ पर ये कह रहा है, चलो पहले आप एक बार उसको खुद से ट्राई करो कि जो अमन है वो 9x प्लस के 500 रुपये 16.66% पर एनम यानी सिंपल इंटरेस्ट की दर से वो 2 वर्ष के लिए लेता है, और इमीडिएटली उसने जो उधार लिया हुआ अमाउंट है उसको 20% के सिंपल इंटरेस्ट पर ही 2 साल के लिए क्या कर देता है, वापस से इन्वेस्ट कर देता है। और इससे क्या हो रहा है, उसको x माइनस के 300 पर ईयर उसे प्रॉफिट हो रहा है, गेन कर रहा है। तो हमें बताना है कि फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई अमित इफ ही हैड इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो देखो ये क्या है यहाँ पर, ये आपका जो 9x प्लस के 500, 9x प्लस के 500 क्या है आपका, ये अमाउंट है। और सपोज करो जब आपने किसी से कोई अमाउंट उधार लिया और उसके बाद आपने 10% के की रेट पर लिया और आपने 15% के रेट पर उसको क्या कर दिया, वापस से कहीं लगा दिया, तो आपको ये 5% का जो प्रॉफिट हुआ, यही तो प्रॉफिट आपको हो रहा है। तो जब यहाँ पर इसने ये 16.66% पर लिया और 20% पर क्या कर दिया इसने, फिर से इन्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट उसने कमाया था, कितना कमाया, 3.33% का उसने प्रॉफिट कमाया। और जो 3.33% का जो प्रॉफिट कमाया है यह बराबर है किसके, x माइनस के 300। इतना ही तो उसे प्रॉफिट मिल रहा है। और ये प्रॉफिट कब मिल रहा है, जब वो 3.33% ज़्यादा पर इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपने 3.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। तो देखो यहाँ पर जो ये प्रॉफिट मिला है 3.3%, ये जो अमाउंट है इसी का तो मिला है 3.3%। यहाँ पर ये गलती से लिख गया है, इसको यहाँ से हटाएंगे, और हटाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, क्या जो हमें जो प्रॉफिट मिला है वो कितने पर मिला है, 9x प्लस के 1500, इसका
3.33%, इसका मतलब होता है 1/30। और टोटल हमें कहाँ कितना प्राप्त हुआ है, इतने पर हमें इतना प्रॉफिट मिला था, तो x माइनस के 300। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब इसको मैं देखो कैसे सॉल्व करते हैं। जब मैं इसको इधर लेके चला जाऊंगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा तुम्हारा 30x, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 तरक का 9,000। तो मैं जब यहाँ से 30x को इधर लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 21x। ठीक है, और ये कितना बचेगा आपका, ये कितना है, ये आपका माइनस का है, और इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 9,000, यानी ये इसका मल्टीप्लाई इधर हो रहा है और ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ये। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 10,500। क्यों हो गया, 1,500 और 9,000 कितने होते हैं 10,500। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई मुझे, 21 पंजे 105, कितना मिला 500। जब मुझे x की वैल्यू पता चल गई 500, अब वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि जब उसको हैव इन्वेस्टेड सेम अमाउंट, इतना अमाउंट 10% के, जो ये अमाउंट है इसको 10% पर वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, पर एनम से कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश कर रहा है वो। तो यहाँ से ये कितना है आपका, x की वैल्यू 500 है, तो 9 इंटू 500 करूँगा तो कितना हो जाएगा 4500, और 1500 कितना हो गया 6,000। जब 6,000 को मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर 10% से 2 साल का कितना हो जाएगा, जब आप सक्सेसिव निकालते हो 10 पे 10%, तो कितना हो जाता है ये 21%। तो जब 600 का मैं 21% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 21 छिक्के कितने होते हैं 6 दूनी 12 और 6 एकन 6, 1260 रुपये। तो कितने रुपए उसे समान राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने निवेश किए, 1260 रुपये। ठीक है, हमने क्या किया था कि जब 16.66% पर वह निवेश कर रहा था, उसने कोई कर्जा लिया और 20% पे उसने दूसरी जगह उसको उधार दे दिया, तो उसने ओवरऑल 3.33% का क्या कर लिया, प्रॉफिट कमा लिया। अब इस पर जब 3.33% का उसने प्रॉफिट कमाया, तो ये 3.33% जो ओवरऑल टोटल जो पैसा था उसी पर तो मिला था 9x प्लस के 1500, 1500 पर। तो मैंने 3.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/30। तो जब मैंने इसका 1/30 निकाला तो मुझे पता चला कि मेरे क्वेश्चन में जो दिया है x माइनस के 300 आया था। तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू मिल गई थी, x की वैल्यू को मैंने यहाँ से रखा, मुझे अमाउंट मिल गया, और इस अमाउंट को 10% की ब्याज पर, और वो अब की बार उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए। तो जब 10% 2 साल के लिए लगाता है तो क्या होता है वो, जैसे 10 से 11 हो रहा है, फिर अगली साल क्या हो रहा है 10 से 11 हो रहा है, तो पहले 10 + 10 करेंगे 20, और फिर प्लस के 1, तो 21% हो जाता है। तो ये क्या है यहाँ पर 6,000 पर 21% हमारा निकल के आया 1260 रुपये। यही हमारा आंसर है। आपने SI और CI को पढ़ा होगा तो उसमें ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है, इसे पहले एक बार आप खुद से ट्राई दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि लेंथ है जो A ट्रेन की लेंथ है और जो B ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है, x प्लस के 10 और x प्लस के 40 रेस्पेक्टिवली, के मतलब क्रमशः दोनों की, और उनकी एवरेज स्पीड कितनी है 117 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या कह रहा है कि जो ट्रेन B है वो 7 सेकंड में एक पोल को क्रॉस करती है, और ट्रेन A जो 10 सेकंड में क्रॉस करती है। तो उनको जो टाइम लग रहा है एक x
लेंथ का प्लेटफॉर्म को ये ट्रेन को क्रॉस करने में वो कितना है, ये पूछ रहा है। देखो, सबसे पहले हमारी जो ट्रेन ए की लेंथ है वो कितनी है। ट्रेन ए की लेंथ है x प्लस के 10 मीटर। और ट्रेन बी की लेंथ कितनी है यहाँ पर हमारी। ट्रेन बी की जो लेंथ है वो कितनी है। बी की लेंथ है आपकी x प्लस के 40। ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि दोनों ट्रेनों की ए प्लस बी, इनकी हमें एवरेज स्पीड दी रखी है ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी बाई 2 बराबर होता है 117। एवरेज स्पीड दे रखी है इनकी। एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड होती है ए प्लस के बी बाई 2। तो यहाँ से मुझे एवरेज स्पीड पता चल गई। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी है। तो ए प्लस बी की स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ से। ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 234। ठीक है। अब ये यहाँ पर हमें दे रखा है किलोमीटर पर आवर। ठीक है। लेकिन हमें इसको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को मैं इसको चेंज कर लूँगा मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ से देखो ए प्लस बी बराबर दे रखा है 234 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये कितना आ जाएगा। 18 से इसको कैंसिल आउट करेंगे। 18 एकन 18 और कितना बचा यहाँ पर। यहाँ पर बचा 5, 18 54, 13 पन्ना 65। तो कितना हो गया ये 65 किलोमीटर, सॉरी 65 किलोमीटर नहीं 65 मीटर पर सेकंड है। हमने क्या बनाया है इसको, मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा होगा कि जब ट्रेन ए क्या कर रही है, अपनी लंबाई की बराबर लंबाई क्रॉस करेगी तभी तो वो पुल को या खंबे को क्रॉस करेगी। तो ट्रेन ए कर रही है 7 सेकंड में। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम प्लस के ट्रेन बी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये कितने में कर रही है 7 सेकंड, सॉरी ट्रेन बी 7 सेकंड में कर रही है क्रॉस और ट्रेन ए 10 सेकंड में। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, ट्रेन ए जो है 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है। ठीक है। ट्रेन ए कितने में कर रहा है 10 सेकंड में। और ये बराबर दे रखा है दोनों की जो कंबाइंड स्पीड है वो कितनी दे रखी है 65। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इसको यहाँ पर x प्लस 10 अपॉन में 10 प्लस के x प्लस 40 अपॉन में 7 बराबर 65 हो गया। तो अब एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि अगर मैं इस वेरिएबल को सॉल्व करूँगा तो 10 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 7 70। तो मैं 70 70 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा 65 इंटू 7 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 0 7 पन्ना 35 7 के 42 और 3 45 455। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x प्लस के ये 70, ये हो जाएगा आपका 10x प्लस के 400 10x। और ये कितना हो गया आपका 10x और ये कितना हो गया 17x 10x और 7x 17x और 400 और 17, ये कितना हो गया 470। तो 470 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, मैं 470 इसमें से माइनस करूँगा तो कितना बचा यहाँ पर, ये 0 8
08 और यहाँ बचा आपका 404। तो मुझे यहाँ से 17x की वैल्यू मिल गई 4080। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 दूनी 34, 17 चौक 68, 240। जब मुझे x की वैल्यू 240 पता चल गई तो मेरे को ट्रेन ए की लंबाई पता चल जाएगी। ट्रेन ए की लेंथ कितनी है, x प्लस के 10। ट्रेन ए की लेंथ है यहाँ पर x प्लस के 10। तो x की जगह पर मैं क्या रखूँगा, x की जगह पर मैं रखूँगा 240। तो 240 प्लस के 10 ये हो जाएगा आपका 250। ठीक है। अब ट्रेन ए की लंबाई जब 250 है और ट्रेन ए एक x मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 250 तो अपनी लंबाई चलेगी और x मीटर लंबा प्लेटफॉर्म मतलब 240 और चलना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 240 और 250 490। और ट्रेन ए की स्पीड क्या है, ट्रेन ए x प्लस के 10 मीटर जो लंबाई है वो 10 सेकंड में क्रॉस करेगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 240 प्लस 10 250, 10 सेकंड में। तो मतलब यहाँ पर हो गई है 25 मीटर पर सेकंड ए की लंबाई, सॉरी ए की स्पीड। तो ट्रेन ए कितनी देर में उसको क्रॉस करेगी। इसमें देखो यहाँ पर इस चीज़ को देखो कैलकुलेशन और इजी कैसे बनाएंगे। अब 25 से आप इसको काटोगे, ये करने की बजाय मैं 25 जो है मैं इसको क्या लिख लूँगा यहाँ पर 100/4। जब 100/4 इसको लिखूँगा तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये 100 नीचे, तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। और 49 इंटू 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 196 और नीचे एक पॉइंट है तो यहाँ पर हम जीरो लगा देंगे। तो कितना हो गया 19.6 सेकंड में। तो ट्रेन ये कितनी में क्रॉस कर देगी, 19.6 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है कि 10 मैन कंप्लीट करते हैं एक काम को x प्लस के 5 डेज में और 12 वुमेन बी मैन कंप्लीट करती हैं उसी काम को 2x प्लस के 6 डेज में। और मैन और वुमेन की इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है यहाँ पर 2:1। तो हाउ मैनी डेज मैन एंड वुमेन 5 मैन एंड 5 बी मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो देखो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये मैन और जो वुमेन दे रखी है इनकी मुझे एफिशिएंसी का जो रेशियो दे रखा है वो 2:1 दे रखा है। अब मैं क्या करूँगा कि 10 मैन किसी काम को कितने में कर रहे हैं, x प्लस के 5 में। ठीक है। और ये टोटल काम है, इतना ही काम 12 महिला वीमेन 2x प्लस के 6 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखो अब यहाँ पर जब हमें मैन की और वुमेन की इफिशियंसी पता है तो डायरेक्ट अगर हम यहाँ पर मैन और वुमेन की इफिशियंसी रख लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 20 x प्लस के 5 इक्वल टू 12 इंटू वीमेन की इफिशियंसी 1 है और ये 2x प्लस के 6। ठीक है। तो ये कितना हो गया 20x प्लस के 20/100। ठीक है। ये कितना हो गया 12 दूनी 24x प्लस के 12×6 = 72। अब यहाँ से 24x और ये 20x कितना बचा, ये 4x। और इस 100 को 72 को इधर लेके आऊँगा तो 100 में से 72 जाएंगे तो कितना बचेगा 28। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू क्या है 7। जब मुझे x की वैल्यू मिल गई तो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल लूँगा। तो टोटल वर्क कैसे निकालूँगा मैं, क्या टोटल वर्क देखो क्या है
टोटल वर्क के 10 मैन किसी काम को x प्लस के 5 डे में जो कर रहे हैं, यही तो टोटल वर्क है। तो यहाँ पर 10 मैन की इफ़िशियंसी 2, x की वैल्यू 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, और 10 दूनी 20, और 7 और 5 12, तो 12 दूनी 24, 240 क्या है, ये टोटल वर्क है हमारा। अब ये 240 जो टोटल वर्क है, इसको मुझे किससे करवाना है? इसको मुझे करवाना है 5 वुमेन और 5 मैन। किससे करवाना है? 5 पुरुष और 5 महिलाएं। जब 5 पुरुष और 5 महिलाएं हैं तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? दोनों 5 और 5 मिलके क्या हो जाएंगे? लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ पता है कि दोनों की इफ़िशियंसी कितनी है, 3 है। तो 5 और 5 इंटू 3 कर देंगे तो यहाँ से देखो ऐसे भी निकल आएगा कि जो 5 पुरुष और 5 महिलाएं हैं, तो यहाँ से मैं लेता हूँ और इनकी इफ़िशियंसी 3 है, तो कितना है ये 15। तो 15 इफ़िशियंसी से 240 काम, या फिर आप ऐसे लो कि 5 मैन, और मैन की जगह पे आप उनकी इफ़िशियंसी रखो 2, और 5 वुमेन, वुमेन की जगह उनकी इफ़िशियंसी 1, तो बराबर क्या हो गया ये। अब हमें ये 240 जो वर्क है वो किससे करवाना है? इनसे करवाना है। 5 दूनी 10 प्लस के 5 15, 15 लोगों से। तो ये कितने दिन में कर देंगे? ये कर देंगे 15 से 240 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 15 एकन 15, और बचेगा कितना 9, 15 सिक्के 90। कितना निकल के आ गया ये? 16 डेज में, 16 डेज। ठीक है, हमने क्या किया था यहाँ पर? हमने टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क हमारा 240 था, 5 पुरुष और 5 महिलाओं से करवाना था। पुरुष और महिलाओं की इफ़िशियंसी हमें पता थी, हमने यहाँ से टोटल वर्क निकाल लिया था। एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकाली थी, दोनों को हमने बराबर में रखे यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है कि जो बीनीथ की प्रेजेंट एज है 5 ईयर है, और परम की प्रेजेंट एज 5 ईयर। परम 2 ईयर्स उससे क्या है, सूरज से यंगर है, यानी यंगर देन सूरज। सूरज परम से कितना बड़ा है? 2 साल बड़ा है। अब ये आगे कह रहा है कि 2/3 ईयर्स हैंस द रेशियो ऑफ एज एंड सूरज विल बी 17/23, यानी जो परम और सूरज की आयु का अनुपात है 17 और 23 होगा, और विनीत की आयु 46 वर्ष होगी। 5 वर्ष पहले विनीत की आयु ज्ञात कीजिए यदि 3 वर्ष बाद परम की आयु कितनी थी? 40 ईयर्स। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन को देखो थोड़ा समझना पड़ेगा, इसमें ट्विस्ट है। अगर आप इसको पकड़ नहीं पाओगे तो आप इसको क्या है, कभी सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। ये क्या कह रहा है कि जो विनीत की प्रेजेंट एज 5 है और सूरज की 5 भी है परम की, और सूरज क्या है परम से 2 ईयर बड़ा है, और परम का और सूरज का जो रेशियो है 17 और 23 का है, और 46 ईयर जो विनीत की जो एज है वो 46 ईयर होगी। कब? 2v/3 ईयर्स के बाद में। और विनीत की 5 साल पहले एज, परम की 3 साल बाद एज जो होगी 40 ईयर। देखो इसकी तो 5 साल पहले 46, और परम की 3 साल बाद में 46 ईयर्स। तो देखो इसको करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, परम और सूरज और विनीत इनकी सबकी, यहाँ पर देखो ये विनीत की एज कितनी है? जो विनीत है इसकी एज है आपकी 5 ईयर्स। परम की एज है 5 ईयर, और जो सूरज है
वो क्या है आपका, परम से 2 ईयर्स यंगर है यानी बड़ा है, यानी जो सूरज है उससे 2 ईयर्स छोटा है परम। तो जब 2 ईयर्स छोटा है तो सूरज कितना होगा, 7 का। ठीक है, यहाँ तक आपने ये डिकोड कर लिया होगा कि जैसे मैंने बोला विनीत की एज 5 ईयर्स है, परम की एज 5 ईयर है, और परम छोटा है सूरज से 2 ईयर्स, तो सूरज की कितनी है, 7। अब फिर आगे ये क्या कह रहा है कि 2v/3 ईयर्स के बाद, हैंस 2v/3 के जो रेशियो है परम और सूरज की एज का वो कितना है, 17:23 है। अब देखो यहाँ पर जो डेटा ये दिया है 17:23, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये डेटा रिडंडेंट है, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। जब भी आप यहाँ पर जब इसका 5v+ के 2v/3 करेंगे और 7v+ के 2v/3 करके बराबर रखोगे आप इसका 7/30 के, तो ये निकल के ही 7v आना है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये डेटा रिडंडेंट है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। एक देखो ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, उसमें आपको एक समझाते हैं इसको। देखो ये क्या कह रहा है कि जैसे आपको पता है कि इस चीज़ को आप देखो कि ये क्या है, 7:5 और 17 और 23, यही तो है। अब देखो इसको, जब आपको ये चीज़ पता है कि जब इनका ड्यूरेशन जब सेम है, इनका जब टाइम सेम है, फिक्स है, तो इनको हम, इनका गैप है वो भी फिक्स होगा। जैसे यहाँ पर 5 और 2 के बीच में कितना है, 2 का है, और यहाँ पर 17 और 23 के बीच में कितना है, 6 का है। तो मैं इस 2 को 6 बनाऊँगा तो इसमें मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 15, 7 × 21। अब इनका देखो 15 से ये 17 हो रहा है और ये 21 से 23 हो रहा है, तो दोनों क्या है, इसका जो है 2 पार्ट बढ़ रहा है, इसका 2 पार्ट बढ़ रहा है, जो 2 पार्ट बराबर है हमारे किसके, 2v/3 के। ठीक है, तो 1 पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, 1 पार्ट आपका क्या होगा, b/3 हो जाएगा। 1 पार्ट क्या हो जाएगा, b/3। अब जब हम b/3 को कहाँ पे रखेंगे, अब 2v/3 हम जब हम ये निकालेंगे जब मुझे यहाँ से पता चल गया कितना है, ये पता चल गया कि 2 पार्ट बराबर है 2v/3 के, 1 पार्ट आपका 2v/3 के, तो हमारा जो 21 है, इसकी 21 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो 21 की जगह पे हम रखेंगे, यहाँ पर जाओ 21 की जगह पे 21 × b/3, तो मुझे क्या मिला लौट के, 7v। तो मुझे इस डेटा की कोई नेसेसरी नहीं थी, कोई रिडंडेंट था, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। जब आपने 5:7 और 17:23 किया तो वापस हमें फिर क्या मिला, 7v मिला, इसका कोई मतलब नहीं निकला था। अगर आप इसे ऐसे भी करोगे, जैसे आपको दे रखा है कि 5v क्या है, परम की एज है, और वो 2v/3 ईयर्स के बाद में, और सूरज की एज 7v प्लस के 2v/3v अपॉन में 2v/3 के बाद ये रेशियो कितना बन रहा है, 7 और 17/23। तो अगर आप ऐसे भी करोगे इसको, तो भी क्या है, लौट के वापस वहीं पहुंचोगे आप अपने 7b की तरफ ही। तो इसकी कोई रिडंडेंट था, इसका कोई सेंस ही नहीं था इस डेटा का। चलो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो जैसे अब ये यहाँ पर कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि जो यहाँ पर देखो ध्यान से आप गौर से देखना, ये क्या कह रहा है कि जो परम है वो 3 साल बाद कितने का होगा, 48 ईयर्स का। तो अभी मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि जब 3 साल बाद 48 ईयर का होगा तो अभी कितने का होगा, 45 का।
तो मुझे यहाँ पर बी की वैल्यू मिल गई। तो मेरा जो बी निकल के आया वो कितना निकल आया, 9। जब मेरा बी 9 निकल आया तो मैं इस बी को यहाँ पर रखूँगा। देखो आप कह सकते थे कि ये 2b/3 जो था यहाँ तक इसकी क्या थी, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी 17:23 तक, लेकिन आगे इसकी ज़रूरत थी। ये यहाँ पर कह रहा है कि 2b/3 ईयर्स, यानी 2b/3 का मतलब क्या हो गया, बी की जगह पर रखेंगे हम 9, तो 9 दूनी 18, 18 से 3 को काटूंगा तो 6। तो ये 6 साल बाद जो विनीत की एज है वो कितनी होगी, 46 ईयर्स होगी। तो अभी विनीत कितने का है, अभी विनीत कितने का है, 40 साल का, क्योंकि 2b/3 ईयर्स के बाद में विनीत की एज 46 ईयर्स होगी। अभी कितने का है, 40 का है। और ये पूछ कितना रहा है कि फाइंड द एज ऑफ 5 ईयर्स एगो। तो अभी जब वो 40 का है तो 5 साल पहले वो कितने का रहा होगा, 35 ईयर्स का। 35 ईयर्स क्या है, हमारा ये आंसर है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है जो इंटरेस्ट अर्न किया जा रहा है 4800 पर R% कंपाउंडेड एनुअली रेट से कितना, 1008 2 ईयर्स के बाद में। तो सिंपल इंटरेस्ट उसी अमाउंट पर R+ के 6% पर एनम से 3 साल में कितना अर्न किया जाएगा, कितना अर्जित होगा। चलो इसे ट्राई देते हैं। पहले क्या करेंगे, खुद से देखो ये क्या कह रहा है कि जो 40 दिया कितना था आपने, 4800, और आपको मिला कितना 2 साल के बाद में। थोड़ा इसको और नीचे करके लिखते हैं। देखो अभी आपने आपने दिया 4800 और आपको मिला कितना, 1008 ऐड करके 5808। ठीक है, अब आप ये बताओ कि जब 2 साल के बाद में स्क्वायर करके प्रिंसिपल अमाउंट का जो अमाउंट मिला है वो बराबर होगा, जैसे पहले साल में कुछ हुआ होगा स्क्वायर करके दूसरे साल में फिर। तो ये क्या है, आपने जब CI पढ़ा होगा तो स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जब 2 साल में रहा होगा तो ऐसे करके हमने स्क्वायर बनाया। इसको जब स्क्वायर नहीं बनता है तो हम क्या करते हैं, इसको कट कर लेते हैं। तो मैं इसको अगर कट करूँगा तो ये कितने से कट जाएगा, 4800 को, और इसको मैं काटूँगा सबसे पहले। अगर मैं इसको 3 से कट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 16×48, और ये कितना हो गया 64, 16×48, और बचा कितना आपका 10, 16×48, 16×6 = 96, और बचा 4, 16×48। अभी देखो और हम 3 से इसको कट करेंगे तो 100, और ये कितना हो जाएगा 321। तो ये 10 और 11 का क्या है, स्क्वायर बन गया। 10 और 11 का स्क्वायर बन गया। तो इसका मतलब पहले कोई अमाउंट कितना था, पहले कोई अमाउंट 10 था, 10 से 11 हो गया, फिर 10 था, और फिर दूसरे साल में 10 से 11 हो गया। तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आई कि जो 10 पे कितने का ब्याज मिल रहा है, 10 से 11 हो रहा है तो 1 का ब्याज मिल रहा है। तो 1/10 का मतलब हो गया 10%। जब आपका रेट परसेंट 10% है तो R जब 10% है तो R+ के 6 कितना हो जाएगा, R+ के 6 हो जाएगा आपका 16%। और जब 16% 3 साल के लिए मिलेगा तो 16% 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 48%। और कितने पर मिलेगा, 48% मिलेगा 4800 पर। तो 48% कितना होगा, 4800 का 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 48 का स्क्वायर कितना होता है, 0 4, और ये हो जाएगा आपका 22। ठीक है, कितना हो गया हमारा ये
कोई ऑप्शन में है यहाँ पर, सॉरी ये 2 नहीं, ये होता है आपका 48 का स्क्वायर 2304। तो क्या है यहाँ पर हमारा 2304। अब इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पहले आपको सीआई में जाके सीखना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि देखो किस तरह से एग्जाम में सवाल आते हैं और क्या बेसिक अप्रोच रहती है उनको हमारी सॉल्व करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि जो रेशियो है ऑफ एम की, एम एम नाम का कोई व्यक्ति है, 2 साल पहले एम और एन का 3 साल पहले, अब से 3 साल बाद 10:19, और इफ एन इज एक्स ईयर ओल्डर देन एम, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स इफ 5 ईयर्स एगो एवरेज एज ऑफ एम और एन कितनी है 9 ईयर्स। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 2 वर्ष पहले एम की आयु का अब से 3 वर्ष बाद एन की आयु का अनुपात 10 और 19 दे रखा है। एम एन से एक्स वर्ष बड़ा है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि 5 वर्ष पहले एम और एन की औसत आयु 9 वर्ष थी। ट्राई करो, पहले इसको एक ट्राई दो खुद से। देखो ये कह रहा है कि जो एम और एन का जो रेशियो है, एम और एन का रेशियो कितना है। एम का जो रेशियो है 2 साल के बाद में 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले 10 था, और 3 ईयर्स के बाद में एन का रेशियो कितना है 19। ठीक है, तो 10 और 19, ये इसका रेशियो 2 साल पहले, एम की एज 2 साल पहले 10 थी और एन की 3 साल बाद 19 है। और ये कह रहा है कि जो एक्स है वो क्या है, जो एम एन से 2 साल क्या है, सॉरी एक्स वर्ष बड़ा है, किससे बड़ा है एन से, एन से क्या है एक्स वर्ष बड़ा है एम। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है। ये कह रहा है कि जो एम और एन का जो एवरेज है, अब 5 साल पहले, 5 साल पहले जब एम और एन का एवरेज कितना था, एम प्लस के एन बाई 2 9 था, तो आज कितना होगा 9 प्लस के 5 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 14। तो एम और एन की एज कितनी हो जाएगी 28। ठीक है, जब एवरेज 14 है तो दोनों की एज कितनी हो जाएगी 28। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ पता चल रही है कि जो एम और एन का जो रेशियो है, इन दोनों का अगर मैं सम करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा 28। ठीक है, अब जब मैं 28 कर रहा हूँ उसके बाद में मैं इस 28 को क्या कर रहा हूँ 10 और 19 के रेशियो में ब्रेक कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं एम को तो 2 साल, एम की जो एज है इन दोनों का सम 28 है, तो एम की जो एज है उसका तो मैं 2 कम कर रहा हूँ और एन में 2 ऐड कर रहा हूँ। तो ओवरऑल 28 से मेरा जो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है कि पहले मैंने 2 कम किया तो 26 रह गया, फिर 3 ऐड किया तो कितना हो गया 29। तो अब मुझे यहाँ पर पता चला कि जो 10 और 19 का जो सम है वो कितना है 29। तो देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन और इजी हो गया कि हमें सीधा सीधा 10 और 19 29 मिल गया। तो यहाँ पर जो 10 क्या है, एम की जो एज है वो क्या है 10 ईयर, और एन की कितनी है 19 ईयर। एम की 10 ईयर कब है 2 साल पहले। ठीक है, तो आज एम की एज कितनी रही होगी, यहाँ पर 2 साल पहले 10 है तो आज आपकी एम की एज कितनी है 12 ईयर। जब एन जो है हमारा आज से 3 साल बाद 19 ईयर का था तो आज कितने का होगा 16 का।
अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 16 और 12 के बीच में, वही क्या है, x है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, x की वैल्यू है 4, क्योंकि n जो है 4 साल बड़ा है m से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको पता चला कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में और उनका क्या लॉजिक होता है। आपके शायद दिमाग के थोड़े तार खुले होंगे कि हमें ज़्यादा लेंथी क्वेश्चनों को नहीं करके हमें उन कॉन्सेप्ट को, उन चीज़ों को पकड़ना है जो पेपर में पूछी जाती हैं और जो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देती हैं। अभी देखो इसमें जो मैंने बैंक एग्जाम में जो 23 में जो कुछ क्वेश्चन आए थे तो वहाँ से उठाए हैं ये। अभी और भी क्वेश्चन है लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसकी वजह से इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और इसकी पीडीएफ मैं अपने कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप इन क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करके देखना एक बार। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी और आपको पता चला होगा कि कैसे हम पेपर में किस अप्रोच से क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। कितनी छोटी छोटी अप्रोच लगाई थी, कितने बड़े बड़े सवाल बहुत ही कम समय में सेकंडों में निकल के आ रहे थे। ठीक है, सेशन रैप अप करते हैं यहीं पर।